चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, लैटिन भाषा में इसे रेस्पिरेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सांस लेना। श्वसन में जो श्वसन क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें हम श्वसन अंग कहते हैं, और ये सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक अपचायी अथवा कैटाबोलिक क्रिया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में होता है। कैटाबोलिक का मतलब होता है ये बड़े अणु जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के, उनको क्या करती है, बड़े अणुओं को तोड़कर टूटने का कार्य करती है। तो आप कैटाबोलिक को कह सकते हैं ये कि बड़ी चीजों को छोटे में ये तोड़ देती है। सांस लेने के लिए कुछ जंतुओं के नाम है। कौन जंतु किस अंग द्वारा सांस लेते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। उभयचर। उभयचर का मतलब है जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। तो मेढक जब ये जमीन के अंदर होता है तो ये त्वचा से सांस लेता है, और केचुआ भी जमीन के अंदर होता है तो त्वचा से ही सांस लेता है। तो जब तक केचुआ की त्वचा गीली रहती है तब तक ये जीवित रहते हैं, तो ये त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। उसके बाद आता है जलीय जीव। जलीय जीव कुलोम यानी गिल्स द्वारा जो सांस लेते हैं, जिनको हम गलफड़ कहते हैं। तो मछली, मेढक का लार्वा। मेढक का लार्वा का मतलब होता है मेढक का बच्चा, या इसको हम टेडपोल भी कह सकते हैं। जब मेढक के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब उनमें फेफड़े नहीं होते हैं, फेफड़े विकसित नहीं होते हैं, उनके अंदर भी एक गिल्स होता है, तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद श्वसन नाल। जो कीट वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो सीधे ये जो हमारी श्वास नली होती है उसी तरह वो श्वास नली से ही सांस लेते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात। इसके बाद आते हैं बुक फेफड़े। बुक फेफड़े जो होते हैं वो मकड़ी और बिच्छू जैसे जंतु लेते हैं। बुक फेफड़े का मतलब होता है इनके त्वचा के ऊपर परत परत पन्ने के समान एक परत परत पन्ने के समान रचना होती है, उसी को हम कहते हैं बुक फेफड़े। तो उनके माध्यम से ये सांस लेते हैं। इसके बाद आ जाता है फेफड़े। फेफड़े में जो मनुष्य जो स्तनधारी होते हैं, यहाँ पे हम स्तनधारी लिख देते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी अर्थात जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वे क्या होते हैं, वे फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। जिससे मनुष्य, मेढक मेढक जब फल स्थन पर होता है यानी जमीन पर होता है तब वो फेफड़े द्वारा सांस लेता है, और मनुष्य भी फेफड़े द्वारा सांस लेता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इनके बारे में इसके बाद आता है श्वासो श्वास श्वास जिसको हम कहते हैं ब्रीथ। इसके बाद आता है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास के बारे में समझ लेते हैं। सांस लेने को श्वास, छोड़ने को प्रवास कहा जाता है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो ब्रीथिंग या श्वासोश्वास कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल द्वारा वायु का फेफड़ों तक पहुंचना तथा फेफड़ों से वायु का बाहर निकलने की क्रिया श्वासोश्वास कहलाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। श्वासोश्वास दो रूपों में होता है, एक बाह्य श्वसन और एक अंतः श्वसन। ये दो प्रकार का होता है। बाह्य श्वसन में आपका आ जाता है निःश्वसन, निःश्वसन, या इसको उच्च श्वसन भी कहा जाता है, उच्च श्वसन भी कहा जाता है। अंतः श्वसन में आ जाता है आपका निःश्वसन, निःश्वसन। इसमें बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और इसको बोला जाता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, जब वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है
तो उसे अंतः श्वसन या निश्वसन कहा जाता है। जब वायु हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो उसे निश्वसन कहा जाता है। केवल आप यहाँ पे 2 बिंदी रख दीजिए, इसका मतलब होता है निश्वसन। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। अब श्वसन की क्रियाओं के बारे में समझेंगे कि हमारे शरीर में क्रियाएं कैसे, सांस हम कैसे लेते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नीट के हों, चाहे बीएससी नर्सिंग के हो, या एकेडमिक के हो, या कंपटीशन के, देखिए बेटा, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो तैयारी आप चाहे जितना करिए, आप विकल्प ये पढ़ेंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बेसिक से उसको पढ़ेंगे, आपका अच्छी तैयारी रहेगी। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो मनुष्य जो सांस लेता है वो फेफड़ों द्वारा लेता है। तो हम फेफड़ों के बारे में हम समझ लेते हैं। फेफड़े के कार्य एवं स्थिति। ठीक है, देखिए, फेफड़े का जो मुख्य कार्य होता है वो सांस लेने के बाद रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। सबसे मुख्य कार्य इसका यही होता है। यही श्वसन क्रिया का सबसे मुख्य अंग होता है। फेफड़े के कार्य एवं स्थिति के बारे में हम समझेंगे। सभी मनुष्य के दोनों फेफड़े, हर व्यक्ति के 2 फेफड़े होते हैं। हृदय के हमारे इस यहाँ पे, इसको वक्ष गुहा कहा जाता है। हृदय के बाएं और दाएं दोनों तरफ हमारे हृदय मौजूद होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है क्योंकि उसे लीवर के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, जबकि बायां वाला दाएं की तुलना में थोड़ा कम चौड़ा होता है क्योंकि उसे हृदय के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। अब इनके हम कार्यों के बारे में समझेंगे। देखिए, फेफड़े के जो हमारा आकार, जो बनावट, इसकी बनावट एक गुलाबी, इसकी जो बाहरी संरचना होती है हल्के गुलाबी रंग की शंक्वाकार होती है, और इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो अंगूर के गुच्छे के समान होती है। हमारे इन फेफड़ों के चारों एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बाहरी आघातों से होने वाली को सुरक्षा होती है, जो हमारे आघात पहुंचा सकते हैं उनकी ये सुरक्षा करती है। दोनों फेफड़ों से 2-2 सिराएं निकलती हैं। ये दोनों सिराएं हमारे हृदय के बाएं अलिंद में जाके मिलती हैं। ये मात्र 2 ऐसी सिराएं हैं फेफड़े के अंदर की जिसमें केवल शुद्ध रक्त ही बहता है। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? फेफड़ों से केवल दो भैया, 2 ठोर इधर से निकलती हैं, 2 ठोर इधर से निकलती हैं, इस तरह से 4 निकलती हैं। ये चारों जाके हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं। तो इसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता हूं, यह शरीर की मात्र ऐसी नलिका है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसको हम फुसफुस सिरा या पल्मोनरी वेन कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे पहुंचते हैं। अब हम अपनी बात आती है इसके जस्ट नीचे। अब हमारे फेफड़े स्थित कहाँ पे होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। फेफड़े हमारे पिंजरे होते हैं, पसलियां जो होती हैं, पसलियों के पिंजरे के नीचे डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर इनके अंदर ऊतकों की थैली में ये स्थित होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि हम सांस लेते कहते हैं। देखिए, सांस लेने का, अब इसकी कार्य विधि को हम समझेंगे। इसकी कार्य विधि को समझेंगे। कार्य विधि, देखिए, सांस लेने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो भैया रास्ता होता है मुंह का, दूसरा नाक का। बचपन में हम लोग नहीं समझ पाते थे कि हम मुंह से सांस ले रहे हैं या नाक से सांस ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है, डिजिटल का ज़माना हो गया है, लोग, बच्चे छोटे छोटे वो भी समझने लगे हैं। तो
मुंह की तुलना में नाक से सांस लेना सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि नाक के जब सबसे पहले ये हमारा प्रथम अंग होता है श्वसन का, सबसे पहले सांस हमारे नाक में प्रवेश करती है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, इन बाल के अंदर धूल कण चिपक जाते हैं। इसके जस्ट पीछे का हिस्सा नसिका गुहा या नासा कपाट कहलाता है। नासा कपाट के अंदर एक म्यूकस भरा होता है, सफेद सफेद तरल पदार्थ, जिसको हम नकटी बोलते हैं। ठीक है, कुछ जो बचे हुए कण होते हैं उस नकटी में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद श्वास हमारी पहुंचती है ग्रसनी पे। ग्रसनी ऐसा अंग है जो पाचन क्रिया में भी और श्वसन क्रिया दोनों में होता है। हमारा जो नासा कपाट होता है, नासा कपाट का जो छिद्र होता है वो जाके ग्रसनी पे मिलता है, यानी हल्लक, ग्रसनी को हम हल्लक भी कहते हैं। नासा कपाट का जो छिद्र है वो ग्रसनी पे जाके दोनों मिलते हैं, और जस्ट इसी के नीचे होता है हमारा लैरिंग्स। ग्रसनी को हम इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं और लैरिंग्स को हम स्वरतंत्र कहते हैं। इस स्वरतंत्र के जस्ट ऊपर एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम एपोग्लोटिक वाल्व कहते हैं। इसका मुख्य काम ये होता है, ये भैया जैसे चौराहे पे लगी रेड लाइट बत्ती की तरह होता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन हमारे आहार नाल द्वारा हमारे पेट में चली जाती है। कभी कदार क्या होता है कि ये नहीं बंद होता, अचानक कुछ चीज हम सुन, जब हमारा दिमाग नहीं काम करता है तो ये इपोग्लोटिक्स काम नहीं करता है, तो कभी कभी वायु हमारे भोजन नली में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें डकार सी महसूस होती है। ठीक है, और कभी कदार ऐसा होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो वो श्वास नली में चली जाती है, तो हमें हिचकी आ जाती है। तो हिचकी जो आती है ये इसी कारण होता है, जब हमारा ब्रेन कभी कदार काम नहीं, कुछ हम सोच रहे होते हैं, तो उस स्थिति में ये हमारा इपोग्लोटिक्स नहीं बंद होता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आ जाती है। तो सबसे पहले कहा जाएगी श्वसन हमारे नाक में, फिर नाक से नासिका गुहा में, नासिका गुहा से हल्लक, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं या इंग्लिश में हम उसे फेरिंक्स कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों? इसके बाद सांस हमारी पहुंचेगी श्वास नली में। श्वास नली, स्वर तंत्र और वच गुहा, ये इसको, तो ये वच होता है। स्वर तंत्र और वच गुहा को मिलाने वाली नलिका को हम या ट्रेकिया या हम विंड पाइप कहते हैं। इसके ऊपर सी आकार के छल्ले के समान कार्टिलेक्स, यानी हड्डियों का, इसको कार्टिलेक्स को हिंदी में उपास्थ कहते हैं, एक लचीली हड्डियों का छल्ले लगे होते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो इसकी वजह से ये चिपक न जाए, जब इसकी वजह से छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, सांस को चिपकने ना दे इसके लिए यहाँ पे छल्ले लगे होते हैं। इसके बाद सांस हमारी वच गुहा से दो भागों में डिवाइड हो जाती है ऐसे, जिसको हम इंग्लिश में ब्रोनकाई और हिंदी में हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे जाकर और भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोनक्यूलस या श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, श्वसनिका फिर आगे जाके इसके साथ आगे संरचना इसकी गुब्बारे के समान हो जाती है, अंगूर की गुच्छे के जैसे होती है, और इसको हम बोलते हैं एल्वेओली कूपका, इसको या वायु कोष्ठक भी कहा जाता है, वायु कोष्ठक भी कहते हैं, वायु कोष्ठक। यहां तक बात क्लियर हुई? अब इसको समझो, जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं तो सांस हमारे श्वसन नली द्वारा श्वसनी में जाती है या ब्रोनकाई में जाती है, ब्रोनकाई से फिर पहुंच जाता है, इसमें कई भागों में डिवाइड हो जाती है नलिकाएं, जिसको हम ब्रोनक्यूलस कहते हैं, यानी श्वसनिका में जाती है। श्वसन का अंतिम छोर होता है एल्वेली कहलाता है, या कुपिका या कोष्ठक कहलाता है। जहां तक आपको बात क्लियर हुई भैया? देखिए, जब तक ऑक्सीजन नहीं आती है तब तक ये नीला होता है भैया। इसके अंदर एक बैठा होता है, एक यौगिक बैठा, आयरन से भरपूर यौगिक बैठा होता है, समझ में आई बात? जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। भैया हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन जैसे आती है वैसे तुरंत ऑक्सीजन मिलते ही इसका रंग हो जाता है रेड, और तुरंत वापस होकर पल्मोनरी वेन द्वारा ये हमारे हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचती है। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम फेफड़े का नहीं होता है,
शरीर की कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का मुख्य कार्य हृदय का होता है। इसका तो काम है सिर्फ क्या, ये छोटा डाकिया है, हीमोग्लोबिन एक छोटा डाकिया है, और ये सीधे पहुंचा जाता है किसको, यहाँ पे पहुंचा जाता है हमारे हृदय के बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद में जैसे पहुंचता है तो बाएं अलिंद फेफड़ा जब पंप करता है तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाओं में पहुंचाने के बाद कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद कोशिका द्रव्य के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र अवस्था में हमें मिलता है, वहां बनता है कैप्शन, और कैप्शन के दौरान वहां बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वैसे फिर ये वापस आएगा फेफड़े में, फेफड़ा उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इस प्रकार हमारी श्वसन क्रियाएं चलती रहती हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? तो देखिए भैया, एक मुख्य कार्य और एक बात हो गई, आपको एक चीज नॉलेज है, शरीर की सभी कोशिकाओं में फेफड़े वायु, फेफड़े जो है सब रक्त पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम हृदय का होता है, ठीक है। जब हम इसके जस्ट नीचे होता है एक डायाफ्राम, ठीक है। जब हम सांस खींचते हैं तो डायाफ्राम नीचे चला जाता है, या ऊतक की बनी हुई एक मासन संरचना होती है जो हमारे पसलियों के अंतिम छोर तक उपस्थित होती है। जब हम सांस खींचते हैं तो ये नीचे चला जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर ये अपनी समान अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अब एक फेफड़े की एक खासियत आप लोग समझ लीजिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। यह फेफड़े जो होते हैं यह शरीर का मात्र ऐसा अंग है जो पानी के ऊपर तैर सकता है। इसका भार लगभग 1300 ग्राम होता है। एक बार में मनुष्य जो सांस ले सकता है लगभग 750 सीसी। 750 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक बार अगर हम सांस खींचना चाहे तो एक मनुष्य जो होता है उतना खींच सकता है। पुरुषों का फेफड़ा महिलाओं की तुलना में बड़ा होता है, वैसे सारे अंग में सही हाल होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहुंचा क्या, हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन मिला किससे, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद ये पहुंचे कहाँ, जैसे अभी हो गया Hb, ठीक है। अब यही हमारे पूरे शरीर में पहुंचेगा और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में केफ चक्र बनेगा। केफ चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी हमारे हृदय के दाएं अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद के माध्यम से हम सांस ये पहुंचा देगा फेफड़े में, फेफड़े से हमारी सांस बाहर निकल जाए। इस प्रकार हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोगों ने, हमने कई लोगों के वीडियो भी देखे, तो भैया आप ये समझ लीजिए कि ये फेफड़े जो होते हैं ये शरीर की कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का कार्य नहीं करते। रक्त पहुंचाने का मुख्य कार्य होता है हृदय का, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन कहा जाता है। ये शरीर की मात्र ऐसी नलिका है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। आप यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आपके विकल्प में, पल्मोनरी वेन ऐसी सिरा है, यानी कि फुसफुस सिरा ऐसी है जिसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है और हृदय धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और फुसफुस धमनियों में भैया अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए ये भी एक अंग है, फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रक्त, लेकिन हृदय की धमनियों में शुद्ध रक्त। यहाँ पे लड़के क्वेश्चन को गलती करते हैं, हृदय की धमनियों में शुद्ध रक्त, फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रक्त। जो सिराएं जाकर फेफड़े में से, हृदय से जो फेफड़े में मिलती हैं उसको हम फुसफुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी हमारी समझ से। तो इस प्रकार हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। आपका एक नंबर, इसकी एक रोचक बात यह है कि शरीर का मात्र ऐसा अंग है जो पानी के ऊपर तैर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। इसके जस्ट बाद हम आपको हृदय के बारे में बताएंगे।